हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन की सीरीज़ में अभी तक हमने 23 सेट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हमने 23 कवर कर लिए हैं और आज का जो हमारा रहने वाला है 24th सेट हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम अप्रॉक्सीमेटली 25 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 28 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहे हैं आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स। ठीक है, उसके लिए। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग गुप्ता एज, गुप्ता काल में। ठीक है, गुप्ता काल में इसको चेंज कर लेते हैं। गुप्ता काल में आर्यभट्ट, ठीक है, जो आर्यभट्ट थे वो कौन थे? ठीक है, तो पॉलिटिशियन थे, स्कल्पचर थे, सॉरी स्कल्प्टर थे या मैथमेटिशियन थे या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए इसमें जो टर्म है ये स्कल्प्टर, ये क्या होता है? ये जो मूर्ति बनाते हैं, जो आर्टिस्ट आपके पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, उन लोगों को कहते हैं स्कल्प्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जो आर्यभट्ट थे वो कौन थे? ग्रेट मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे गुप्ता पीरियड के दौरान में। ठीक है, आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट की दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक का नाम है आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया। ठीक है, और दूसरी बुक है सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता। ठीक है, सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्टिया दो बुक्स हैं जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इन्होंने ही 0 to 9, ठीक है, जो आपके नंबर सिस्टम है, नंबर्स के बारे में फर्स्टली पहली बार इन्होंने बात करी। ठीक है, और इन्होंने ही जो कैलकुलेट की थी किसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू। जो पाई होता है आपका, पाई ये वाला जो वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, और इसको दूसरा टर्म में यूज़ करते हैं 27/5, सॉरी 22/7। ठीक है, इस वैल्यू को भी दिया था किन्होंने? आर्यभट्ट ने। और अलजेब्रा का भी आविष्कार इन्होंने किया। अलजेब्रा, अलजेब्रा मैथमेटिक्स के अंदर जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं वो भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, और जो ये बुक है सूर्य सिद्धांता, ठीक है, इसमें इन्होंने जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, जो अर्थ अर्थ है जो वो सन के ये सन है आपका, तो अर्थ यहाँ पर है, तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, वो इस बुक में इन्होंने बताया था। ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, ये सब कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक, अब ये देखिए, ये तो बात हो गई आर्यभट्ट के बारे में। अभी यहाँ पर लिखा हुआ गुप्ता पीरियड है ना, ड्यूरिंग गुप्ता एज। तो गुप्ता जो फाउंडेशन थी, गुप्ता जो डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर हैं वो कौन है? श्री गुप्त। श्री गुप्त जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के रियल फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये तो था आर्यभट्ट के बारे में और गुप्ता एज के बारे में। तो जो गुप्ता एज का टाइम पीरियड था, गुप्ता एज का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पर दो और इम्पोर्टेंट नाम याद आते हैं। एक था वराहमिहिरा, वरमहिरा, सॉरी वरम मिहिरा, वरम मिहिरा, और दूसरा ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता। ठीक है, वरम मिहिरा और ब्रह्मगुप्ता, ये दो इंपॉर्टेंट नाम हैं आपकी गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड। जो वराह मिहिरा है, जो वराह मिहिरा जो है, इन्होंने पंच सिद्धांत का और भीतर जो वराह मिहिरा है, इन्होंने पंच सिद्धांत का और भीतर संहिता, ये दो बुक्स लिखी थी। और जो ये है आपके दूसरे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुटिक के नाम की एक बुक लिखी, जिसमें बताया गया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था ब्रह्म ब्रह्म स्फुति स्फुटिक। ठीक है, ब्रह्म स्फुटिक, जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, क्लियर। और इन जनरल हम बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो किसके बारे में, कौन सा साइंटिस्ट बात करते हैं हम? न्यूटन के बारे में। ठीक है, बट न्यूटन से भी पहले ये गुप्ता काल में इन्होंने इस चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट कैपिटल हैज सेलेक्टेड एज अ 100th स्मार्ट सिटी अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ठीक है, देखिए स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 25 जून 25 जून
2015 को, 2015 में 25 जून को ये लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मिशन का ये ऑब्जेक्टिव था कि स्ट्रेंथन करना है किसको, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करना है, ग्रो करना है। ठीक है, इसके लिए स्मार्ट सॉल्यूशन लाया गया कि भाई पर्टिकुलर सिटीज़ को सेलेक्ट किया जाए, टारगेट किया जाए, ताकि उन सिटीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए स्लो स्लो। ठीक है, तो ये था एक्चुअली स्टार्टिंग डेट। बट इसमें जो पूछा गया कि 100वां जो सिटी है वो कौन सी थी, तो जो 100 सिटी है 100वें नंबर की वो थी शिलोंग। और शिलोंग क्या है आपकी? शिलोंग कैपिटल है किसकी? मेघालय की। मेघालय जो स्टेट है आपका असम के पास में, उसकी कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, उस शहर को क्या चूज किया गया है एज अ 100 सिटी ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और इस प्रोग्राम को, ठीक है, लॉन्च किसने किया था? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका जो लगभग लागत है अब तक जो लगी है वो उसमें लगभग 2 लाख के आसपास का, 2 लाख करोड़ का आसपास का जो है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के आसपास का जो बजट है वो इसमें लग चुका है। ठीक है, और इससे पहले जो शुरुआत हुई थी, जब ये स्टार्टिंग हुआ था, तो उस टाइम पर शुरुआत में इसमें 20 शहरों को चुना गया, 20 सिटीज़ को चुना गया था जनवरी 2016 के अंदर। ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशन हुआ, इसमें 13 शहर और जोड़े गए। कब? मई में। ठीक है, जनवरी में शुरू हुआ, मई 2016 में फिर 13 शहर जोड़े गए। उसके बाद 27 शहर जोड़े गए। फिर कब? 2017 के अंदर, नहीं 17 नहीं, फिर ये सितंबर में, सॉरी सितंबर 2016 के अंदर ही 27 शहर और जोड़े गए। इसके बाद 30 शहर और जोड़े गए, 30 शहर जोड़े गए सितंबर 2017 के अंदर। ठीक है, और 9 शहर और जोड़े गए बाद में फिर 2021 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका शिलोंग जो है क्या है? 100वां शहर है स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। ठीक है, और दिसपुर किसकी कैपिटल है? असम की। क्लियर? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक्चुअली यहाँ पे देखिए अगरतला, अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। अगरतला है कैपिटल किसकी? त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ की। ठीक है, और शिलोंग तो हमने बात कर ही ली। और गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी, गुवाहाटी एक बड़ा शहर है, कहाँ का? आसाम के अंदर। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, और यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर एक काफ़ी फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल। ठीक है, मंदिर हम हिंदी में कहते हैं कामाख्या टेम्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शिलोंग। शिलोंग में क्या है? IIM शिलोंग काफ़ी फेमस है, जैसे IIM अहमदाबाद, वैसे IIM शिलोंग भी आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 मार्च में। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हुआ था 5 मार्च को, 5 ऑफ मार्च को ये इवेंट हुआ था। इसके अंदर किसको सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट अवार्ड जो है लीडरशिप का दिया गया है? वो दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, और ये कब हुआ था? 5 मार्च को। क्लियर? और इस बार जो हुआ था ये एक्चुअली इसका टर्म जो था 1 मार्च से लेके 5 मार्च के बीच में ये आयोजित किया गया था, वर्चुअली हुआ था, फिजिकली नहीं हुआ था, वर्चुअली डिजिटली आपका ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ये जो आपका सेरा वीक है ये ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब ये शुरुआत हुई इस चीज़ की कब से? 1983 के अंदर, 1983 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? डेनियल यर्गिन। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पर बेस्ड है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ये है हडसन में, ह्यूस्टन। ठीक है, ह्यूस्टन में। ठीक है, ह्यूस्टन शहर में इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टोन्स रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? टोन्स रिवर आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना। ठीक है, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है यमुना, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है टोन्स। तो टोन्स रिवर जो है यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है। यह है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है आपकी यमुना। ठीक है, सॉरी यमुना। ठीक है, और यमुना जो है एक्चुअली बोला टोन्स नहीं, मैं यहाँ पर था, यमुना जो है यमुना गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। ठीक है, और ये जो आपकी यमुना है ये कहाँ कहाँ से फ्लो होते आती है आपकी? ये गढ़वाल रीजन से शुरू होती है, गढ़वाल रीजन से शुरू होती है
ठीक है। और कौन सी जगह से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है गढ़वाल रीजन से, और फिर आपका उत्तराखंड जाती है और हिमाचल प्रदेश को टच करती है फिर, और उत्तर प्रदेश में आकर आपका प्रयागराज जो इलाहाबाद का एरिया है, संगम का एरिया है, वहाँ पर जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और ट्रिब्यूटरीज की जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे आपकी हिंडन रिवर है, हिंडन है, टोन्स है, गिरी रिवर है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, ठीक है, और चंबल रिवर, बेतवा, केन, सिंध, ये सारी क्या है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। जैसे हिंडन रिवर है, लिख लीजिए आप अगर नोट्स बना रहे हैं आप। हिंडन टोन्स रिवर, ठीक है, गिरी रिवर, ऋषि गंगा, ऋषि गंगा के बाद है हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, चंबल, चंबल के बाद बेटवा, बेटवा, सेन, नो सॉरी नॉट सेन, केन रिवर, और फिर सिंध रिवर। ये सारी क्या हैं? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, किस स्टेट के अंदर है? सुंदरवन नेशनल पार्क जो है आपका वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। और जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपकी। ठीक है। और सुंदरवन नेशनल पार्क जो है फेमस है किस चीज़ के लिए? ये आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है, रिजर्वायर है। ठीक है, सॉरी नॉट रिजर्वायर, नेशनल पार्क है। ठीक है। और यहाँ पर कोस्टल एरियाज में, लार्ज कोस्टल एरियाज में आपको क्या देखने को मिलता है? मैनग्रूव ट्रीज। जो मैनग्रूव ट्रीज हैं वो आपके जो सुंदरवन डेल्टा है या सुंदरवन नेशनल पार्क है, इस एरिया में मैनग्रूव के जो फॉरेस्ट है उसको आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। ठीक। तो ये सब बात होगी सुंदरवन नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वो जो हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर एक इकलौता नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। और साथ में बिहार है तो साथ में हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी एक इकलौता नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है, दोनों स्टेट्स में एक ही एक नेशनल पार्क है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और फिर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में बेल्टा नेशनल पार्क है आपका। ठीक है, जस्ट मिनट, क्या है? बेल्टा नहीं, बेटला, सॉरी नॉट बेल्टा, बेटला नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। हजारीबाग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है झारखंड के अंदर। फिर हम बात करें उड़ीसा में, उड़ीसा में भीतरकनिका सिंपलीपाल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और वेस्ट बंगाल में आपका एक तो यही था सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है। इसके साथ में बक्सा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और जल्दापारा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सिंगलीला नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल के अंदर। नॉर्वे वैली नेशनल पार्क। ठीक है। देखिए वैली का नाम आया तो एक वैली है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलती है? केरला के अंदर। ठीक है। तो ये कई सारे नेशनल पार्क की बात हमने कर ली। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस। ठीक है। इसमें क्या बात करें? इंडिया की पहला ह्यूमन रहित नहीं, ह्यूमन संग, ठीक है, इंसान से रहित, नॉट रहित, इंसानों के साथ में जो स्पेस मिशन रहेगा आपका गगनयान, वो कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है। तो इसमें देखिए दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंफ्यूज कर सकती हैं। तो जो अनक्रूड है, मतलब जिसमें ह्यूमन, अनक्रूड मतलब क्या हो गया? जिसमें ह्यूमन नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे, है ना, ह्यूमन फ्री, ये कह लीजिए ह्यूमन फ्री जो मिशन होगा गगनयान का, वो लॉन्च किया जाएगा 2022 के अंदर, ह्यूमन फ्री। ओके। और दूसरा जो है आपका जिसमें ह्यूमंस होंगे, ह्यूमंस बेसिकली क्या है? एक तरीके का व्योमित्री। ठीक है। जो सेकंड मिशन में क्या होता है, एक नाम याद रखिएगा, वियो व्योमित्रा व्योमित्रा। ठीक है। ये व्योमित्रा जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। इसे बनाया जाएगा किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है। इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया जाएगा। एट द एंड ऑफ 2022 के एंड तक इसको डेवलप किया जाएगा। उसके बाद जब 2023 का टाइम आएगा, उसमें 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा गगनयान 2, जो आपका सेकंड मिशन जाएगा गगनयान 2 का, उसके तहत। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये आपका ह्यूमनॉइड रोबोट होगा बेसिकली। तो 2023 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अनाउंसमेंट की थी जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, ने 9 दिसंबर
2021 को, ठीक है, अभी पिछले साल ही 1.5 महीने पहले, ठीक है, ये अनाउंसमेंट की थी। क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2023। अभी इसरो की बात आई तो इसरो के अभी नए चेयरमैन बने हैं, कौन? एस सोमनाथन। सोमनाथन जो है वो नए चेयरमैन बने हैं, और इससे पहले कौन थे? के सिवान थे, के सिवान थे, ठीक है, के सिवान रिटायर हो गए हैं, और अब ये एस सोमनाथन जो है नए चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं किसके? इसरो के। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं बेंगलुरु के अंदर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस मॉन्यूमेंट गोल गुम्बज, गोल गुम्बज कहाँ पर लोकेटेड है? गोल गुम्बज लोकेटेड है बीजापुर में, और बीजापुर कहाँ पर है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटका के अंदर आपको देखने को मिलता है बीजापुर, ठीक है, और वहाँ पर आपको गोल गुम्बज देखने को मिलता है। और इसे बनवाया था गोल गुम्बज को किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैसनरी डोम स्ट्रक्चर है दुनिया भर में, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द फूड टैक्स सबमिट इन अक्टूबर 2021? अक्टूबर 2021 में फूड टैक्स सबमिट जो हुआ उसको किस ऑर्गेनाइजेशन या किस एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। देखो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ये क्या होती है आपकी? ये होती है जिसे कहते हैं FSSAI, है ना, ठीक है, क्लियर? तो ये होगी, और इसमें हम बात कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था फूड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। कब किया था? अक्टूबर में, डेट थी इसकी 16 अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल यूथ डे इन इंडिया? ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है कब? 12 जनवरी को, और ये कब किस उसमें माना जाता है? ये जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, जयंती के रूप में मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है? इसको मनाया जा रहा है ये 1984 से, ठीक है, शुरुआत हुई थी उसके बाद से मनाया जा रहा है। और जो स्वामी विवेकानंद है वो इंडियन फिलोसफीज ऑफ वेदांता और योगा इन द वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, ठीक है, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस किया उसको, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद जो है, इन्हीं के द्वारा जो रामकृष्ण मत है और रामकृष्ण मिशन जो है वो भी शुरू किया गया इन्हीं के द्वारा, ठीक है। और इस साल जो 2021 की हम बात करें तो 2021 में जो उसकी थीम थी वो थी युवा, युवा, ठीक है, उस्ताद नए भारत का, ठीक है, उस्ताद नए भारत का, ठीक है, ये 2021 की थीम थी एक्चुअल, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वेयर डिड वास्को डी गामा, वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया? वास्को डी गामा जो भारत यूरोपियन व्यक्ति था, ये ट्रैवलर था, ये कब आया भारत के अंदर? भारत में आया था ये 1498 के अंदर, 1498 के अंदर आया भारत में। और उस डेट कौन सी थी वो भी ध्यान रखिएगा, 20 मई को 1948 को वास्को डी गामा भारत आया। और भारत में कहाँ पर आया? वो आया कालीकट में, ठीक है, कालीकट, ठीक है, कालीकट, ठीक है, कालीकट। और कालीकट को क्या कहते हैं आज की डेट में? इसे कहते हैं कोजी कोडे, कोजी कोडे। ये कहाँ पर? आपका केरला के अंदर देखने को मिलता है। और जब ये आया था तो अपने साथ क्या लाया था? 3 शिप्स लाया था, 3 जहाज लेकर आया था। और ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से, पुर्तगाल से आया था, पुर्तगीज सेलर था, ठीक है। ये पहली बार जो पहला यूरोपियन जो था भारत आने वाला वो वास्को डी गामा ही था, ठीक है। और जो यहाँ पर देखिए मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर एक शहर है। त्रावणकोर आपका केरला के अंदर है, ठीक है। चेन्नई भी आपका तमिलनाडु के अंदर शहर है, ठीक है। तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु की क्या है? कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका हु इज़ नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? देखिए शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। एक टाइम था 1960s के आसपास तक, 1960s तक जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज या शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता था? क्यूबा करता था। क्यूबेरियन आइलैंड्स जो है ये करते थे। यहाँ पर जब लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन आइलैंड्स पर जनसंख्या देखने को मिलती है,
ठीक है। 1960 तक सबसे ज़्यादा जो उत्पादन एक्सपोर्ट करता था वो कौन करता था? क्यूबा। ठीक है। उसके बाद क्या, इसका जो डिक्लाइन पीरियड चालू हो गया भाई, इसका प्रोडक्शन जो है वो कम चालू हो गया, कम होना शुरू हो गया, और 2017-18 के आसपास तक में जो ब्राज़ील है नंबर 1 पर आ गया। ठीक है। बट नंबर 1 पर तो भले ही आ गया, बट जो शुगर बाउल है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्यूबा रहेगा। ठीक है। अगर जो हम प्रोडक्शन के टर्म में बात करेंगे तो ब्राज़ील आपका नंबर 1 पर रहेगा। ब्राज़ील ने लगभग 17-18 के जो टर्म पीरियड था उसमें लगभग 38 मिलियन मैट्रिक टन्स का शुगर का जो है वो प्रोडक्शन किया था। ठीक है। ये तो बात हो गई वर्ल्ड वाइड। अगर जो हम इंडिया के टर्म में बात करें तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो शुगर बाउल ऑफ द स्टेट कहा जाएगा, इंडियन स्टेट, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल कहा जाता है, शुगर बाउल कह सकते हैं हम किसका? इंडिया का। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन आपका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। और शुगर मिल्स जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुई है, जैसे आपका बरेली, मेरठ, सहारनपुर, सीतापुर, बुलंदशहर, इन सभी जगह क्या है, बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये जो था आपका क्यूबा, क्यूबा के बारे में हम थोड़ी सी एक दो चीज़ें जान लेते हैं। तो क्यूबा की जो कैपिटल है उस कैपिटल का नाम है हवाना। हवाना कैपिटल है किसकी? क्यूबा की। और क्यूबा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? स्पेनिश। यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्यूबन पैसा, क्यूबन पीसा। क्यूबन पीसा इज द करेंसी इन द कंट्री क्यूबा। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई जो है, आरबीआई मतलब इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई एक ही चीज़ है। इसको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, उस टाइम पर ये बना था। ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। शक्तिकांत दास जो है प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है। कौन से नंबर के? 25वें 25 नवंबर नंबर के ये गवर्नर हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनसे पहले जो थे वो थे उर्जित पटेल। ठीक है। इन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद शक्तिकांत दास बने। और इनसे उर्जित पटेल से पहले कौन थे? रघुराम राजन, रघुराम राजन। ठीक है। इनसे पहले जो गवर्नर थे आपके आरबीआई के। ठीक है। और जो ये शक्तिकांत दास हैं इन्होंने कई फील्ड्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल फोरम पे, जैसे आपका आईएमएफ है। ठीक है। और G20 है, ब्रिक्स है, सार्क है, इन सभी देशों में की जो एक मीटिंग्स होती हैं सारे ग्रुप्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन शक्तिकांत दास ने कई बार किया हुआ है। ठीक है। और जो भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई जो थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, देशमुख। ठीक है। सीडी देशमुख जो है वो भारत के पहले इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द सचिन ऑटोबायोग्राफी। जो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट प्लेयर, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उस बुक का नाम क्या है? वो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। प्लेइंग इट माई वे इज अ बुक रिटन बाय, जो ये जो बुक है बेसिकली ये क्या है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। और इस ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया था कब? 5 नवंबर 2014 के अंतर्गत। ठीक है। जिसमें जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें 24 साल जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, 24 ईयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है सचिन तेंदुलकर ने, उसमें उनके करियर वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्लियर? अब देखिए इसमें ये तो बुक की बात हो गई। उसके बाद ये जो बुक है विंग्स ऑफ द फायर, विंग्स ऑफ द फायर जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा लिखी गई बुक जो है आपकी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। एंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। क्लियर? और एक बुक और होती है इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जीत आपकी। ये भी कई बार एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, जीत आपकी। ये लिखी थी किसने? शिव खेड़ा ने। शिव खेड़ा। एक टाइम था शिव खेड़ा की काफ़ी बुक्स मार्केट में थी जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा परचेज करते थे और पढ़ते थे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नेम ऑफ नॉट रेगुलर, इट शुड बी रेगूर। इसको स्पेलिंग ठीक कर देते हैं।
रेगूर सॉइल, रेगूर सॉइल का दूसरा नाम क्या है? देखिए, रेगूर सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक सॉइल को, जो काली मिट्टी होती है, ठीक है। और काली मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है? कॉटन के लिए, कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट या कर्नाटक वाला, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो ब्लैक सॉइल है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। रेगूर सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात इस पर्टिकुलर पार्ट की। अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो जो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से जो ICR है, ठीक है, ICAR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो सॉइल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो 8 पार्ट है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मे भी आपको क्वेश्चन दिख सकता है इससे। तो एक तो होती है आपकी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ब्लैक कॉटन सॉइल है ना। और तीसरी है रेड सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। चौथी होती है आपकी लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, इसका भी एग्जांपल ऑप्शन में दिया हुआ है ये नाम भी, ठीक है। फिफ्थ होती है माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। और फिफ्थ है आपकी एरिड या डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट डेजर्ट सॉइल, ठीक है। और सिक्स्थ होती है, पाँच हो गए, उसके बाद सिक्स्थ होती है सेलाइन, जो आपकी नमकीली या अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, ठीक है, जिसमें सॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए आपके पाँच, सात हो गए, ये सात हो गए, सॉरी, फिर छः छः यहाँ पर, ठीक है, सात हो गए। फिर एट्थ होती है आपकी पीट या मार्शी सॉइल, दलदली सॉइल जिसे कहते हैं ना, ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है बोग सॉइल, बोग सॉइल के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। क्लियर? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्लैक सॉइल। ये सारी सॉइल्स के नाम भी ध्यान रखिए, ये आपके ICR की क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ये इन टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है सॉइल्स को, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये किस इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड का है? देखिए इनका तो सभी को पता होगा, किससे थे? शहनाई से, ठीक है। ये बहुत बड़े शहनाई वादक थे, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया है, भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें। कब दिया गया था? 2001 के अंदर, ठीक है। क्लियर? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहिनी अट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है? मोहिनी अट्टम क्या है? एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। और ये बिलोंग करता है आपका केरला से, ठीक है, केरला से। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया केरला। ठीक है, मोहिनी अट्टम या मोहिनी यट्टम, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, मोहिनी अट्टम या मोहिनी यट्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहिनी यट्टम, और इसकी जगह हम अट्टम भी लिख सकते हैं, वाई हट जाता है कई बार स्पेलिंग में, तो अट्टम भी आ जाता है, ठीक है। तो बोथ आर द सेम थिंग, ओके। और इसकी जो शुरुआत हुई थी मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म की, ये 16वीं शताब्दी में, 16 सेंचुरी में शुरू हुआ था। और इसको जब किया जाता है, ये एक्चुअली क्या है, डांस फॉर्म जो है रिलेटेड है गॉड विष्णु से, गॉड विष्णु जो विष्णु भगवान है उनसे संबंधित है, उनके रीबर्थ से रिलेटेड, जो उनके भिन्न भिन्न रूप और जो अवतार होते हैं उनसे संबंधित ये डांस फॉर्म है आपका, ठीक है। और एक नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डॉक्टर सुनंदा, नॉट सॉरी, सुनंदा, सुनंदा नैयर, ठीक है, डॉक्टर सुनंदा नैयर, डॉक्टर सुनंदा नैयर ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की, किसमें? मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म में, ठीक है, इसमें भी। और उसके बाद उन्होंने अपनी PhD भी कंप्लीट करी, फिर कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी से मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म में। देखिए जो डांस फॉर्म होती है ना, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, इसमें कई काफ़ी ज़्यादा हायर एजुकेशन भी देखने को मिलती है इंडिया के कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्लियर? तो ये तो हो गया पर्टिकुलर इसकी बात, थोड़ी सी छोटी सी हमने बात कर ली। और डांस फॉर्म की बात आई तो हमने कुछ और भी बात कर लेते हैं, जैसे केरला का तो हो गया मोहिनी अट्टम, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का होता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो डांस होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका आंध्रा के अंदर, आंध्रा के अंदर कौन सा डांस फॉर्म? डांस फॉर्म मिलता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म आपको यहाँ पे मिलता है। और आपका केरला के अंदर क्या हो गया? मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है। एक और डांस फॉर्म होता है केरला के अंदर, केरला के अंदर कथकली, कथकली, कथकली डांस फॉर्म जो है आपका, वो भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। उड़ीसा के अंदर जो डांस फॉर्म है
वो उड़ीसी डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, मणिपुर में मणिपुरी डांस फॉर्म, और जो उत्तर प्रदेश है यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कथक डांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसी साल आई थिंक, इसी साल जनवरी के महीने में जो उत्तर प्रदेश के जो पंडित बिरजू प्रसाद महाराज हैं, पंडित बिरजू प्रसाद महाराज जो बहुत ही फेमस कथक डांसर हैं, कथक क्लासिकल डांसर थे, उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरला। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, गोवा की कैपिटल पणजी, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। क्लियर। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि जो ये स्टेट्स है ना, जितने भी ये सारे स्टेट्स हैं, इन सब में तेलंगाना इकलौता स्टेट ऐसा है जो लैंडलॉक है, जिसके पास कोई भी कोस्टल एरिया नहीं है। देखिए गोवा के पास कोस्टल एरिया है, केरला और उड़ीसा सबके पास कोस्टल लैंड है, समुद्र से घिरे हुए, समुद्र टच है इनके साथ, बट तेलंगाना क्या है, कंप्लीटली लैंडलॉक स्टेट है आपकी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वॉज लॉन्च। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो सन 2020 में लॉन्च की गई थी। कब? 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2020 को ये शुरू की गई थी। और इसमें अंदर जो जितने भी गाँव को शहरों से, कस्बों से, तहसीलों से कनेक्ट करने के लिए जो रोड का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए, बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसेट। इनसेट जो है एक्चुअली कई सारे इनसेट 1, इनसेट 1A, 3, 1, 3, इस तरीके से कई सारे वर्जन्स जो है इनसेट के लॉन्च किए गए हैं भारत के द्वारा, ठीक है। और सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम कौन करता है भारत के अंदर? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती है, ठीक है। तो इनसेट जो सीरीज है, एक्चुअली पहले तो हम इनसेट का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये होता क्या इनसेट। ये होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की जो सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज है बेसिकली, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया। और ये किस टाइप की सैटेलाइट है? ये बेसिकली क्या है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं। मेट्रोलॉजिकल जो आपका वेदर फोरकास्ट, मौसम विभाग, ये सब चीज़ों जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है वो इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा आपको दी जाती है, ठीक है। जिसमें मेट्रोलॉजिकल ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट रेस्क्यू, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ रही है, या सुनामी आने वाली, इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड की जाती है। तो और इस जो सैटेलाइट है इसको कमीशन किया गया था 1983 के अंतर्गत, ठीक है। 1983 के अंतर्गत इसको किया गया था, ठीक है। और एक आपकी थी इनसेट 3D, ठीक है। इनसेट 3D जो एक सैटेलाइट थी, ये मल्टीपर्पज जियो सिंक्रोनस स्पेस क्राफ्ट थी, जिसमें मेट्रोलॉजिकल पेलोड भी था और इमेजिंग और साउंडिंग कई सारे फीचर्स थे इसके, मल्टीपर्पज थे। मतलब इसमें कई सारे, सिंपल यानी कि आपको ऐसा नहीं था कि सिर्फ मौसम के बारे में जानकारी देगा, और भी डिफरेंट काइंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी इनसेट 3D के द्वारा। क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है इनसेट सीरीज आपकी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इज एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कौन सा ऑफिशियल संबंधित है? वो है लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो है, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसके फादर? जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट इन इंडिया मतलब देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब हो गया जो आपका पंचायती सिस्टम होता है, म्यूनसिपैलिटीज होती है, इन सब के बारे में जो बात करी गई वो किसने शुरुआत करी? लॉर्ड रिपन ने। और ये इन्होंने कब कहा था? ये कहा था 1882 के अंतर्गत, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने 1882 के अंतर्गत, ठीक है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर एक नाम है लॉर्ड माइलो। लॉर्ड माइलो जो है, इन्होंने क्या सेट किया था? ये एक्चुअली इन्होंने ऑर्डर किया था फर्स्ट सेंसस, जो भारत का पहली बार जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, ठीक है। वो कब हुई थी? 1871 के अंतर्गत, ठीक है। लॉर्ड माइलो के कार्यकाल के दौरान ये जो जनगणना हुई थी, जो काउंटिंग है पीपल, लोगों की गिनती का काम शुरू किया गया था 1871 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने सेटअप किया था जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कई सारी बात करी थी लॉर्ड माइलो ने। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन के टाइम पर क्या हुआ था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पर थर्ड बर्मीज वॉर हुई थी। थर्ड जो तीसरी बर्मीज वॉर है, बर्मीज वॉर, वो इनके टाइम पर हुई, लॉर्ड डफरिन,
ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1885 से लेके 1886 के आसपास में, 85-86 के आसपास में ये लड़ाई देखने को मिली, थर्ड बर्मीज वॉर। ठीक है। और देखिए 85 की बात आ गई, तो 1885 की बात आ गई तो इसी टाइम पर जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी भी स्थापना की गई, स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम्स ने। ठीक है। ये भी क्या है? ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है। और फिर यहाँ पर एक है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक है, ये 1826 से लेके 1904 तक के बीच में, ठीक है, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय रहे थे। ठीक, मतलब ये एक्चुअली इनका बर्थ टाइम है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा जो सरोकार है, मतलब है गवर्नर जनरल और वाइस रॉय से, ये 1872 से लेके 1876। ठीक है। मतलब ये 4 सालों के लिए यहाँ पर भारत में वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल का पद इन्होंने संभाला था। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद संभाला था। ठीक है। देखिए उससे पहले, अच्छा, ये वाला जो टाइम था ना 1826 और ये वाला जो 1826 के आसपास में, उस टाइम पर क्या थे? इस टाइम पर आपके ये थे गवर्नर जनरल, और बाद में फिर ये वॉइसरॉय बने थे 1858 के एक्ट के बाद में। ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज नेशनल इनकम, जो भारत की राष्ट्रीय आय है, उसको पहली बार किसने मेजर किया? वो थे मेजर करने वाले दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को एक और नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। और इन्होंने बात, जो इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करने की बात सबसे पहले करी थी। और ये एस्टिमेट इन्होंने कब किया था? ये एस्टिमेट किया था इन्होंने 1876 के अंतर्गत। ठीक है। जिसमें इन्होंने एस्टिमेट किया है भारत की इनकम बाई एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, और फिर उसमें ऐड किया कुछ परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, मतलब जैसे खेती से जो भी प्रोडक्शन हुई उसको ऐड किया, फिर जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे ऐड किया। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से जीडीपी बनाने की कोशिश की है, मतलब इस तरीके से कैलकुलेशन को किया गया। ठीक है। बट पहली भी तो इन्होंने बात करी कि इस तरीके से कुछ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहिए 1876 में, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। उसके बाद जो पहला साइंटिफिक तरीका था, ये तो जनरली इन्होंने रफली कैलकुलेट कर लिया कि भाई इसको भी जोड़ लो, इसको जोड़ लो, हमें पता लगेगा कितनी इनकम हो रही है हमारे देश की। ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक तरीका जो अडॉप्ट किया गया है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, वो क्या था? डॉक्टर वी के आर वी राव, ठीक है, वी राव ने कब? 1931 के अंदर। ठीक है। इन्होंने एक साइंटिफिक तरीका ढूंढा, प्रोसीजर ढूंढा, जिससे वो देश की इनकम को कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। और यहाँ पर एक नाम है प्रोफेसर महालैनबोलिस। ठीक है, महालैनबोलिस, लैनोबोलिस। ठीक है। और इन्होंने इस तरीके का जो प्रयास है, ये इन्होंने तो प्रोसीजर ढूंढा और इन्होंने उस प्रोसीजर पर काम किया। आपके क्लियर? तो चीज़ें आपको समझ में आ गई क्या क्या घटित हुआ है इस ड्यूरेशन में। ठीक है। क्लियर? और एक कमेटी बनी थी, एक और इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके प्रोफेसर पीसी महालैनोबिस जो भी है ये प्रोफेसर आपके, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम था नेशनल इनकम कमेटी, इनकम कमेटी। ठीक है। ये बनी थी 1949 के अंतर्गत, और उस कमेटी के ये क्या थे? चेयरमैन थे आपके। ठीक है। और इसमें कुछ और मेंबर्स थे, जो जैसे आपका डॉक्टर प्रोफेसर आर डी सॉरी प्रोफेसर डी आर हाँ सॉरी डी आर गैडगिल, और आपके जो ये आपके थे वी राव, ये सारे क्या थे? मेंबर्स थे। और इसके जो पीसी जो थे आपके चेयरमैन थे, और बाकी लोग मेंबर्स थे इस कमेटी के, नेशनल इनकम कमेटी। ठीक है, 1949 में। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, किसकी बात करें? दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑन द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन जो है, ये एक्चुअली हुई थी कब? 1971 के अंदर हुई थी। ठीक है। ये एक्चुअली रिलेटेड है किससे? वेटलैंड्स। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वेटलैंड। ठीक है। तो जो वेटलैंड है, उन वेटलैंड के एरियाज को प्रॉपरली, जो एक ट्रीटी साइन हुई इंटरनेशनली, जिसमें उन सभी एरियाज को जो कंजर्व किया जाएगा और सस्टेन किया जाएगा फॉर द यूज ऑफ वेटलैंड। क्लियर? रामसर वेटलैंड कन्वेंशन हुई थी 1971 के अंदर। ठीक है।
अगर जो हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो इंडिया में जैसे जो आपका चिल्का लेक है, चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। और फिर आपका केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान के अंदर है। ये क्या है, फर्स्ट पहली रामसर साइट्स हैं जो डिक्लेयर की गई थी इस कन्वेंशन के बाद कि ये रामसर साइट्स है। देखिए जो भी साइट आपको डिक्लेयर की जाएगी कि भाई वो आपका वेटलैंड एरिया में आता है तो उसको क्या कहते हैं, रामसर साइट्स, ठीक है। तो 2000 जनवरी 2021 के आसपास तक का जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो भारत में लग नॉट नॉट जनवरी, जनवरी 2022 तक, जनवरी 2022 तक की हम बात करें तो तब तक जो है भारत में कितने 47 ऐसी साइट्स हैं जिन्हें हम डिक्लेयर किया जा चुका है एज अ वेटलैंड साइट। अगर जो कभी नंबर पूछा जाए कि कितनी साइट्स हैं भारत के अंदर, वो कितनी हैं, 47 रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। देखिए ये सब क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। तो जितने भी साइट्स होंगी या प्लेसेस होंगी वो सब क्या है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूरे दुनिया की वो धरोहर है, ठीक है। तो पूरी दुनिया का उस काम है कि उन चीज़ों को संभाल कर सजो कर रखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वेटलैंड रामसर कन्वेंशन 1971। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। जो आप माउस यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जो ऑप्टिकल माउस आजकल यूज़ करते हैं, उससे पहले वायर्ड माउस होता था, उसे हम यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं। उसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, वो थे डगलस इंगलबर्ट, ठीक है। डगलस इंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। और ये कब किया था इन्होंने, ये आविष्कार किया था इन्होंने, माउस की खोज करी थी 1968 के अंदर, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको नाम याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। ये कुछ नाम है, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रॉबर्ट स्मिथ, ठीक है, रॉबर्ट स्मिथ जो है इन्होंने किस चीज़ की खोज की या फाउंडेशन की, इन्होंने विस्टा इक्वलिटी पार्टनर्स के बारे में, विस्टा इक्वलिटी इक्वलिटी पार्टनर्स, इसकी फाउंडेशन रखी कि रॉबर्ट स्मिथ ने, ठीक है। और फिर एक नाम है वनेवर वनेवर बुश, ठीक है। वनेवर बुश ने डिफरेंशियल एनालिसिस के बारे में बात करी, इन्वेंशन की किसकी, डिफरेंशियल एनालिसिस, डिफरेंशियल एनालिसिस। देखिए मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना डिफरेंशियल एनालिसिस, ठीक है, 2 डिग्री डिफरेंशियल, 3 डिग्री डिफरेंशिएशन, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करी, इन्वेंशन करी वेनियर बुश ने। और बर्ट्रैम राफेल, ठीक है, राफेल है बेसिकली, बर्ट्रैम राफेल, इन्होंने के बारे में बात करी। इन्होंने इनको कहा जाता है सेकंड नेम कंट्रीब्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में इन्होंने बात करी थी राफेल ने, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज लोकेटेड। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो देश किस राज्य के साथ में लगता है इन ऑप्शंस में से। तो चलिए देखिए इससे पहले हम छोटा सा मैप बना लेते हैं रफली। ये आपका गुजरात है, गुजरात से फिर ये साउथ इंडिया आ गया, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला जो आपका साउथ इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वली डिस्टेंस पर है, इतने वाले पार्ट को हम कवर अप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो गुजरात वाला पार्ट है आपका, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसको रेड कलर लेते हैं दूसरा सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गुजरात कोस्ट। गुजरात कोस्ट के नाम से जाना जाता है ये पर्टिकुलर पूरा एरिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये जो गुजरात के एंड से लेके महाराष्ट्र तक, ठीक है, ये यहाँ तक ये वाला पार्ट है, इस वाले बेल्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, नॉट कोंकण, कोंकण कोस्ट कहा जाता है, कोस्टल एरिया कोंकण कोस्ट, ठीक है। और फिर ये जो केरला वाला पार्ट है, केरला वाली बेल्ट को हम कहते हैं मालाबार, मालाबार कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और फिर आपका इधर तो लक्षद्वीप आइलैंड है आपका। फिर हम यहाँ बात करें तो इस जगह से जो आपका तमिलनाडु है, फिर तमिलनाडु के बाद फिर आपका ये जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा पार्ट आपका किसका, उड़ीसा का। तो ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो उड़ीसा वाला पार्ट है आपका, उसे कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट या नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु, ठीक है। अगर जो इसके साथ में ऑप्शन भी आप ले सकते थे, तमिलनाडु, आंध्रा और साथ में उड़ीसा का सम रीजन, उड़ीसा का कुछ पार्ट, ठीक है, पूरा नहीं बट कुछ पार्ट आपका उड़ीसा का, क्लियर, ठीक है। और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा भुवनेश्वर और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, क्लियर। तो ये थे आज के जो हमारा सेट नंबर 24 है आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने की मैंने कोशिश करी है, जितने भी
उसके नियर, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नियर बाय जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो वो सारे कवर करने की कोशिश करिए। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, एज यूजुअल लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी, और जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए। देखिए ये जो सीरीज़ है ये ICAR टेक्नीशियन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ जो और भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आइदर फॉर SSC और आपका रेलवे, या और भी कोई भी स्टेट का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है जो वनडे एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें GS आती है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब काम कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब वाला पार्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।